रही है? आप सुन जी पा रहे सर। हैं मुझे? जी जी सर, आपकी क्लियर है आवाज। सज्जाद साहब की नहीं आ रही। सही है। असल में ये पीक टाइम होता है इस टाइम इंटरनेट का, तो इस वजह से कनेक्टिविटी का इश्यू शायद बनता रहे। देखे क्या होता है। बाहर है आवाज। सज्जाद साहब, आपकी आवाज क्लियरली सबको सुनाई दे रही है। ठीक है, आपकी भी सुनाई दे रही है आवाज। जी ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस टाइम हमारे साथ, वेलकम टू द इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यूज एकेडमी। इस 2 मंथ के कोर्स पे हम आपको वेलकम करते हैं एज ए फर्स्ट बैच। आई थिंक अब किसी को कोई टेक्निकल या ऑडियो का कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी को कोई अगर किसी को कोई भी इशू हो तो टेक्स्ट में जो है मैसेज कर सकते हैं। फाइनली बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हम जनरली बात करेंगे टैक्सेस के ओवरव्यू के ऊपर, के टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्स का क्या मतलब है, टैक्स चार्जिंग क्या होती है, टैक्स किस तरह चार्ज होता है। तो ये सब चीजें, और लास्ट में जो है हम इनकम टैक्स का कुछ पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन 30-30 सेकंड का आप अपना माइक अनम्यूट करके करवा दीजिए, कि आप कौन, कहाँ से हैं, और आपने जो है कौन सी बैचलर डिग्री की हुई है। तो 30-30 सेकंड में जो है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो अपना आप करवा दीजिए। इससे हमें जो है वो कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, अ, उसका भी पता चल जाएगा, और कि आपको कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। जी। कोई भी सबसे पहले वॉलंटियर कोई भी करना चाहे। जी मिस्टर जुनेद साहब, आप बात करें। आपका माइक अनम्यूट है। क्विकली, जल्दी से, इंस्टेंटली, हमें आगे भी बढ़ना है। अब्दुल सलाम। कैसे हैं अब्दुल सलाम जी? अच्छा चले फाइनली सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह काफी जो है टाइम जो है हमें लग जाएगा। तो फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आप हमारा जो है ई पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं, और किस तरह आप उसमें से चीजें व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही लेक्चर एंड होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी दूसरी स्क्रीन ऑन करके ब्राउजर में ओपन करके जो है वो दिखा देता हूँ वेबसाइट का पोर्टल। अगर किसी को कोई भी टेक्निकल इशू हो तो वो इसके बाद जो है कांटेक्ट कर सकता है मेरे नंबर पे, और मुझे रिक्वेस्ट कर सकता है। मैं उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको अब लिए चलता हूँ ब्राउजर की विंडो में। तो सब, अगर आप मेरे सामने जो है वो ब्राउजर की विंडो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन करनी है हमारी वेबसाइट iiracademy.com, iiracademy.com। सॉरी, iiracademy.com आप ओपन करेंगे।
और उसके बाद ये हमारी मेन वेबसाइट है। आप गूगल से भी जाके ओपन कर सकते हैं। आपने हमारा ई पोर्टल को एक्सेस करने के लिए e.iiracademy.com जो है वो लिखना है अपने ब्राउजर की टैब में। जैसे ही आप ये लिंक लिखेंगे तो सामने जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप जो हमारा स्टूडेंट पोर्टल है उसे एक्सेस कर सकते हैं, जो इस तरह का शो ऑफ होगा। इस स्टूडेंट पोर्टल को अगर आप देखें तो अभी ये फिलहाल खाली है। हम साथ के साथ पूरे कोर्स में डेली बेसिस पे जो हम पढ़ाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा वो हम यहाँ पे जो है पेस्ट और पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले ये इंग्लिश का पेज है, जो भी इंग्लिश का लेक्चर होगा जो फ्यूचर में हम स्टार्ट करेंगे 1-2 वीक्स के बाद, जब हम टैक्सेशन का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे, तो यहाँ से आप इंग्लिश का पोर्शन एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स की टैब जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, अगर मेरे माउस का आप देख रहे हो पॉइंटर। इसके अलावा जो है एफईडी, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड टैक्स रिफॉर्म, जितनी भी इकोनॉमिक, फिजिकल, फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे, नोट्स होंगे, कंटेंट होगा, मटेरियल होगा, वीडियोस होंगी, वो सब आप इस पेज पे जाके देख सकेंगे। और ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट, यहाँ पे हर वीकली आपके लिए टेस्ट अवेलेबल होंगे आपकी असेसमेंट के लिए, जो आपने ओपन करके इस लिंक से जो है वो उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें फिल आउट कर सकते हैं उन टेस्ट को। और टेस्ट के फौरन बाद जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपके रिजल्ट में आप कितने जो है वो तैयार हैं इस टेस्ट के लिए, कितने मतलब आप जो है आपकी प्रिपरेशन जो है वो सॉलिड है, कितनी आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पे हम टेस्ट पोस्ट करते रहेंगे। जैसे मैं आपको खोल के दिखाते देता हूँ, अब तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे हम टेस्ट पोस्ट करते रहेंगे जिसे आप ओपन कर सकते हैं। जो आपकी ईमेल आईडीज हैं उन्हीं से ये पोर्टल एक्सेस हो पाएगा। उसके अलावा किसी भी और आईडी से जो है ये पोर्टल एक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी आपको इशू हो, कोड किसी भी चीज में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कंसर्न हो, आप इस नंबर पे, ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, 0301004803, काइंडली नंबर्स को नोट कर लीजिए। इनके अलावा जितने भी दूसरे नंबर्स हैं, अगर आप उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो वो जनरल नंबर्स हैं। तो हम उनमें डिले से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आपको, अगर आपके पास कोई और नंबर्स हैं। अगर आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको इमीडिएटली और इंस्टेंटली जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। सेम नंबर्स हैं, एक के लास्ट में 3 और दूसरे के लास्ट में जो है 4 है। यूट्यूब की जो वीडियोस हैं वो भी यहाँ पे पोस्ट कर दी जाएंगी और यहीं से आप क्लिक करके जो है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली आप यूट्यूब की तरफ मूव कर जाएंगे, और वो वीडियोस भी सिर्फ आप ही देख सकते हैं। जैसे ही आज का लेक्चर क्लोज होगा, इसके बाद 1-1.5 घंटे के अंदर मैं इसकी वीडियो जो है वो अपलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब फाइनल बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा। जी, आज का हमारा सेशन है ओवरव्यू ऑफ टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस का एक जनरल और बेसिक जो है वो ओवरव्यू जो है डाउन द लाइन हम देखेंगे, बिल्कुल जो बेसिक, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट जो है वो डिग्रीज और बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो हमारा सेशन लिया होगा ऑनलाइन, जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, ये थोड़ा उससे हटके भी है। तो जिन्होंने लिया है, जिन्होंने नहीं लिया, ये सबके लिए एक बेसिक लेक्चर है जिसे हम इनिशिएट करते हैं अभी। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद। मैं वर्क कर रहा हूँ एज ए इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, और मैं 2018 बैच से जो बिलोंग करता हूँ। रीजनल टैक्स ऑफिस बहावलपुर में मैं सर्व कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशन, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है, उस टास्क के ऊपर मैं डायरेक्टोरेट ऑफ आई लाहौर के साथ एडिशनल वर्क कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं जो आपको पढ़ाएंगे, मेरे भी टीचर हैं और बहुत ही सीनियर
पर्सन, सीनियर एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन मिस्टर सज्जाद हुसैन साहब, इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू है, टैक्स हाउस मुल्तान में अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। 10 साल से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मल्टीपल वो गवर्नमेंट जॉब जो है उन्हें स्विच कर चुके हैं और CSS भी वो पास कर चुके हैं। तो मेरे साथ जो है वो आपको मेरे साथ जो है वो आपको इंग्लिश जो है वो पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे और इनकम टैक्स लॉ पढ़ाएंगे। जी, कोई स्क्रीन यूज कर रहा है प्लीज आप जो है स्क्रीन ना यूज कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको मुझे फाइनली ब्लॉक करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट सेशन है तो किसी भी तरह की इंटरप्शन जो है हम चाहते हैं कि वो ना हो। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे आस्क कर सकते हैं, ड्यूरिंग द लेक्चर भी आस्क कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, समझ नहीं आ रही, और एट द एंड ऑफ सेशन भी आप हमसे आस्क कर सकते हैं। जी मिस्टर सज्जाद साहब, मैं थोड़ा सा आपकी तरफ माइक को हैंड ओवर करूंगा। प्लीज थोड़ी सी स्टूडेंट को जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए अपना, थोड़ी सी इंकरेजमेंट के किस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ओरली जो है स्लाइड्स की तरफ हम बाद में मूव करते हैं, आप ओरली थोड़ा सा इन्हें जो है बता दीजिए। जी सज्जाद साहब, ओवर टू यू। सर ये वसीम अस्सलाम खान का वालेकुम माइक बंद करवा स्टूडेंट। दें। ओके। जी सज्जाद साहब, ओवर टू यू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। सर उनका लेफ्ट हो गया शायद। अच्छा चलें, हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आई थिंक मुझे थोड़ा सा इश्यू था कि ये जो टाइम होता है शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक या 10 बजे तक, आप भी देखते होंगे कि कंपनीज इस टाइम पे जो है वो अपने इंटरनेट पैकेजेस ज्यादातर ऑफर नहीं करती, क्योंकि ये पीक टाइम होता है जिसपे सबसे ज्यादा लोड होता है। तो मेरी पर्सनल विश ये थी कि अगर हम सुबह को करते, क्योंकि सुबह मेंटली फिजिकली जो है हम काफी स्ट्रांग होते हैं और हम काफी सारी चीजें जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं अगर हम शाम में करें। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हम जो है शाम को लेक्चर लेना चाहेंगे। तो अभी भी मेरे पास आप सबके लिए ओपन ऑफर है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह को क्लास हो अजान के बाद 5 बजे के बाद, तो हम सुबह को रख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, या हमें कोई इशू नहीं है। सही है सर, ये ग्रुप में डिस्कस करते हैं फिर क्लास टाइमिंग चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें वाकई इशू जी, हो रहा है सब। क्योंकि ये क्लास टोटली ऑनलाइन है तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी पे ही गुजर जाएगा। मैं खुद, आप देख रहे होंगे मेरे पास 3 इंटरनेट्स हैं, लेकिन इस टाइम मुझे मोबाइल से मैं बोल रहा हूँ जो, और साथ मेरा वहां से मैं म्यूट पे हूँ लैपटॉप से। तो काफी ज्यादा इशू है। तो देखते हैं 1-2 दिन हम कि इसका क्या हम प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। जी जस्ट सर। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, हम 10 सेकंड में स्टार्ट करते हैं। जी, आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद जो है आप फ्री मटेरियल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, काइंडली ये नोट कर लीजिए, हमारा जो ये जो जूम का वर्जन है ये पेड वर्जन है, इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होगी। लेकिन वैसे ये आईडी नोट कर लीजिए, ये मेरा नंबर भी है। अ, ये जो है ये वाला जूम मीटिंग आईडी। तो फ्यूचर में जितने भी हमारे सेशंस होंगे, लेक्चर्स होंगे, दूसरी हमारी कन्वर्सेशंस होंगी, सब इसी आईडी पे होंगी। इसी आईडी पे एक्सेस करके आप जो है वो कनेक्ट कर सकेंगे। और बीच में कोई इंटरप्शन होती है तो आप जो है इसी आईडी से और इसी पासवर्ड से रिकनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारी परमानेंट आईडी है और हमारी तरफ से कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगी।
जी फाइनली अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आई थिंक काफी ज्यादा लोगों को इशू आ रहा है। जहूर ख्वाजा साहब, जी सर, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा। सज्जाद साहब का भी मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है। ये तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमें जो है वो सफर करना पड़ रहा है, इतना ज्यादा इशू हो रहा है। शायद आज वीकेंड की वजह से ये हो रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें वो डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले शुरुआत हम टैक्सेशन का ये कोर्स करने जा रहे हैं 2 महीनों का। तो टैक्सेशन से ही हम शुरुआत करते हैं कि टैक्सेशन क्या होती है, टैक्स क्या मतलब है, टैक्स किसे कहते हैं। तो जनाब, टैक्स का ये क्या मतलब है, टैक्स की डेफिनेशन ये है जो तमाम इकोनॉमिक्स और बिजनेस की बुक्स में डिफाइन की गई है। वो ये है कि टैक्स इज अ चार्ज। टैक्स एक चार्ज होता है जो इम्पोज किया जाता है। डिफरेंट एक्टिविटीज पे भी हो सकता है, डिफरेंट पर्सन पे भी हो सकता है, बिजनेस पे भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स पे भी हो सकता है। डिफरेंट चीजों के ऊपर एक चार्ज इम्पोज किया जा सकता है। उस चार्ज को हम नाम देंगे या उस चार्ज को हम कहेंगे टैक्स। अच्छा, अब ये चार्ज क्या होता है, हम थोड़ा सा इन डेप्थ और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से। अब चार्ज किसे कहते हैं, हम इसके के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, आप बिजली कंज्यूम करते हैं घर पे, तो जो बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो आपसे कुछ चार्जेस लेती है उसकी कंजम्पशन के। उसके अलावा आप मोबाइल मोबाइल जो है मोबाइल यूज करते हैं, सेलुलर कंपनीज जो हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं और सर्विस के अगेंस्ट जो है चार्जेस लेती हैं। जैसे कि अभी आप डाटा कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो आपने इससे पहले उनके चार्जेस पे किए हैं। गैस, वाटर, डिफरेंट तरह के चार्जेस हो सकते हैं। जैसे बैंक है वो सर्विसेज देता है, होटल्स हैं वो सर्विसेज देते हैं और अपने चार्जेस जो हैं वो क्लेम करते हैं कस्टमर से और आप उन्हें पे करते हैं उनकी सर्विस के अगेन। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या हुई टैक्स की। टैक्स की डेफिनेशन ये है कि टैक्स इज अ चार्ज इम्पोज बाय द स्टेट। यानी कि आम अगर हम किसी कंपनी की, किसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस लें तो वो हमसे चार्जेस लेता है। हमसे चार्जेस लेके जो है वो उस चार्जेस के अगेंस्ट हमें जो है वो दैट सर्विस प्रोवाइड करता है और हम उसे वो चार्जेस पे करते हैं उस सर्विस के बदले। तो स्टेट जो, यानी जो मुल्क जो आपसे चार्ज लेता है, जो स्टेट यानी कि रियासत जो आपसे चार्ज लेती है, जो आपको आपको सर्विस देती है, वो आगे जाके हम देखेंगे। जो रियासत आपसे चार्जेस लेती है सिटीजन से उसके उस मुल्क में रहने के, उस चार्ज को स्पेसिफिकली एक टर्म का नाम दिया गया है जिसे टैक्स कहते हैं। मतलब टैक्स एक ऐसा चार्ज है जिसे स्टेट इम्पोज कर सकती है, यानी स्टेट मींस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, हुकूमत इम्पोज कर सकती है। तो वो जो चार्ज है जिसे हुकूमत इम्पोज कर सकती है उसे, उस चार्ज को हम नाम देंगे टैक्स का। ये टैक्स सर, जो टैक्स टर्म है ये सिर्फ स्टेट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। सिर्फ गवर्नमेंट ही इस टर्म को यूज कर सकती है। कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, अगर वो कोई सर्विस देगा, कोई चीज प्रोवाइड करेगा तो वो चार्जेस लेगा, फीस लेगा, रेमुनरेशन लेगा। टैक्स नहीं ले सकता। टैक्स सिर्फ स्टेट ही ले सकती है, सिर्फ हुकूमत वक्त ही टैक्स ले सकती है। यानी हुकूमत वक्त ये नहीं कहेगी अपने सिटीजन को जी आप हमें चार्जेस दे दें। वो चार्जेस के लिए जो टर्म यूज करेगी उसका नाम है टैक्स। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं कि हुकूमत जो है हमसे चार्जेस क्यों लेगी। क्यों हमसे स्टेट में रहने के चार्जेस लेगी। क्योंकि हम इस पाकिस्तान की बात करें तो हम किसी भी दूसरे मुल्क की बात करें या पाकिस्तान के रेजिडेंट होने की बात करें तो हम यहाँ पे रहते हैं। हम यहाँ पे जो है वो रहते हैं स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, स्टेट के हम सिटीजन हैं। स्टेट जो है वो हमारे लिए वेलफेयर के प्रोडक्ट्स करती है, हमारे ऊपर काम करती है स्टेट जो है। तो इसलिए स्टेट जो है वो हमसे चार्ज करती है यहाँ पे
रहने का, यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने का, अगर हम इस स्टेट से जो है वो बाहर चले जाएंगे, किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, तो स्टेट का हम पे हक खत्म हो जाएगा। तो हम जो है वो हमसे स्टेट चार्जेस नहीं लेगी। इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। चार्जेस सिर्फ उसी से लिए जाएंगे जो इस मुल्क में रह रहा है, चाहे वो सिटीजन भी हो सकता है, वो नॉन सिटीजन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन पाकिस्तान में रह रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अजय हैं। मिस्टर अजय पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो ये पाकिस्तान, इनके पास CNIC है पाकिस्तान का, यानी ये पाकिस्तान के जो है वो सिटीजन है। तो इनसे हुकूमत जब तक ये पाकिस्तान रहेंगे चार्जेस लेगी इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स। लेकिन जैसे ही मिस्टर अजय पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाएंगे, 6 महीने से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, तो ये कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट। मतलब ये अब इस मुल्क के रहायशी नहीं है, सिटीजन है। मतलब ये सिटीजन है, इनके पास ID कार्ड अनटिल द लाइफ ये होल्ड करेंगे, लेकिन ये रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट मीन रहायशी नहीं है। तो हुकूमत, जो पर्सन यहाँ का रहायशी नहीं है, क्योंकि उसने हुकूमत से कोई सर्विसेज नहीं ली, हुकूमत ने उस पर कोई काम नहीं किया, वो तो किसी और सरजमीन में रहता है। अगर वो सऊदीया में रह रहा है तो सऊदीया की हुकूमत अपने पब्लिक के लिए काम कर रही है। अमेरिका में रह रहा है तो अमेरिका की गवर्नमेंट, मतलब उस मुल्क के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए काम कर रही है। तो इसलिए हुकूमत फिर उसे चार्ज नहीं करेगी टैक्स। ये हमारे टैक्स लॉज में ये चीज डिफाइन की गई है कि जो बंदा पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। नॉन रेजिडेंट का मतलब वो होता है कि जो बंदा 6 महीने से ज्यादा पाकिस्तान में ना रहा हो। जो बंदा 6 महीने से एक दिन भी ज्यादा, यानी 181 दिन से एक दिन भी ज्यादा 182 दिन पाकिस्तान में रहेगा, उस पर टैक्स जो है वो चार्ज होगा। हम आगे ये जाके कंप्रीहेंसिवली जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुतलका सेक्शंस पढ़ेंगे तो तब वहां पे हम ये चीजें सारी कवर करेंगे। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है, स्टेट टैक्स क्यों चार्ज करती है। सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो स्टेट को रन करने के लिए भी फंड की जरूरत होती है। तो हमारे ही फंड से वो हम हमें ही बैक सर्विस देती है। जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, हम यहाँ स्टेट के सिटीजन हैं, चाहे अच्छे हैं नहीं हैं, हम यहाँ के सिटीजन हैं। हुकूमत ने पूरे मुल्क में हॉस्पिटल्स ओपन किए हुए हैं, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, वहां पे आप फ्री जो है वो सर्विस ले सकते हैं। वो अलग बात है उनकी कंडीशन कैसी है। लेकिन आप फॉर एग्जांपल आगा खान हॉस्पिटल या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में, तो वो आपसे हाई चार्जेस जो है वो आपसे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो प्राइवेटली रन कर रहे हैं, स्टेट उन्हें रन नहीं कर रही। तो स्टेट जो है हॉस्पिटल्स ओपन किए हुए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हैं, जैसे कि तकरीबन मैट्रिक तक पूरे मुल्क में और FA तक, कॉलेज के लेवल तक तालीम जो है वो कम है, बहुत ज्यादा मतलब फ्री है, या बिल्कुल लो रेट्स पे जो है वो कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटीज को छोड़ के लो रेट्स पे वो एजुकेशन अवेलेबल है। तो इस तरह के और इसके बाद सिक्योरिटी, चाहे पुलिस हमारी जैसे भी है, वो हमारे सिटीजन को प्रोटेक्ट करती है, सिक्योरिटी देती है। यहाँ पे एक हमारे मेंबर भी हैं, तो वो सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। तो सिक्योरिटी कंपनी, अगर किसी इदारे ने सिक्योरिटी लेनी होती है उनसे, किसी बैंक ने सिक्योरिटी लेनी होती है, तो वो हैवी चार्जेस लेते हैं उससे सिक्योरिटी देने के। यानी प्राइवेटली आपको सिक्योरिटी के लिए भी पे करना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो शहरों की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और पुलिस को होल्ड करती है। तो इस वजह से वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पुलिस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारे मुल्क की सिक्योरिटी हो रही है और शहरों की सिक्योरिटी पुलिस या सिविल इंतजामिया के अंडर है, तो हमसे उसके कोई चार्जेस तो नहीं लिए जाते कि आप पे करें। जैसे सिक्योरिटी कंपनी को हमें घर के लिए सिक्योरिटी रखनी हो तो पे करना पड़ता है। तो ये चार्जेस जो हुकूमत लेती है वो टैक्स की सूरत में लेती है। जैसे हमने पहले बात की कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अच्छा, जैसे हर कंपनी का एक अपना स्केड्यूल होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, सर्विस दे रही है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो चार्ज कर रही है हमें पैसे। तो वो मंथली बिल के साइकिल के सूरत में हमसे पैसे कलेक्ट कर रही है। लेकिन मोबाइल की बात करें, मोबाइल पे हम जो सर्विस ले रहे हैं, तो हमें ऑन द स्पॉट हमें पैसे इन एडवांस पे करने पड़ते हैं। इस तरह होटल में अगर हम जाए तो वहां पे हमें एडवांस में चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह स्टेट क्या करती है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी इन डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशन की, कि इस तरह इनके साइकिल्स बने हुए हैं, कोई मंथली, कोई ऑन द स्पॉट चार्जेस लेता है। तो इस तरह हुकूमत भी
डिफरेंट तरह के चार्जेस इम्पोज करती है अपने सिटीजन पे। आपको तरह 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 के टैक्स नजर आते होंगे, बहुत सारे टैक्सेस आपको नजर आते होंगे। तो डिफरेंट टैक्सेस हुकूमत ने इम्पोज कर रखे हैं, यानी डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट चीजों पे लगा लगा रखे हैं। तो आपको और हुकूमत के कलेक्शन के मेथड भी डिफरेंट है। कभी कोई टैक्स ऐसा है जो साल बाद लेती है हुकूमत, कोई टैक्स ऐसा है जो कहती है मंथली दे दें आप, कोई टैक्स ऐसा है जो कहती है नहीं जी आप ऑन दी स्पॉट दें, आप अभी पे करें। तो हुकूमत के चार्ज करने के मेथड भी डिफरेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, हम बाहर से कोई कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं, कोई मोबाइल लेने जाते हैं, मोबाइल में मतलब कोई हम पैकेज जो है वो सब्सक्राइब करते हैं साथ ही, तो हमें जो है उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वो हमें इंस्टेंटली या ऑन द स्पॉट चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा जैसे टूल टैक्स है, हम रोड पे ट्रेवल करते हैं तो वो तो कहते हैं जी आप यहाँ से टोकन सॉरी जो है वो टूल टैक्स पे करें तो फिर हम आपको गुजरने देंगे, वरना तो आपकी व्हीकल को पास ऑन नहीं करने देंगे। तो हमें टूल टैक्स पे करना पड़ता है ताकि हम उस रोड की जो है वो सर्विस ले सकें, मतलब उस रोड को यूज कर सकें, उसे उस पर मूव हम कर सकें। अगर हम चार्ज नहीं पे करेंगे, टैक्स नहीं पे करेंगे, तो हम मूव नहीं कर सकते। तो वो ये कुछ इस तरह के टैक्सेस हैं जो ऑन द स्पॉट हमें पे करने होते हैं। कुछ टैक्सेस जो है वो मंथली पे करने होते हैं, जैसे कि बिजली के बिलों की सूरत में कुछ चार्जेस हम पे करते हैं, जैसे कि नीलम जेलम सरचार्ज आप अक्सर देखते थे बिलों में आ रहा होता था। यानी कि हुकूमत ने पब्लिक के लिए एक डैम बनाया था बहुत अरसा पहले, तो उसके ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगा दिया कि ये पब्लिक के लिए डैम है तो इसके चार्जेस भी यानी टैक्स भी पब्लिक ही पे करेगी। तो पे कैसे करेगी? अब एक एक पर्सन के पास, एक एक किसान के पास इतना बड़ा पाकिस्तान है तो नहीं हुकूमत जा सकती, या टैक्स मशीनरी इतनी बड़ी तो नहीं है। तो हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने कहा हाँ एक चीज सारे लोग इस्तेमाल करते हैं वो है बिजली। मोबाइल चाहे सारे लोग इस्तेमाल करते हो ना करते हो, लेकिन बिजली चाहे वो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हुकूमत ने कहा कि जो ये चार्ज है, ये टैक्स है, इसे बिजली के बिलों में ऐड कर दें बिजली के बिल के अलावा। तो इस तरह आप देखते होंगे नीलम जेलम सरचार्ज या हुकूमत ने कई सालों तक, कई दहाइयों तक बल्कि जो है वो पब्लिक से वसूल किया, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। उसके अलावा जैसे कुछ सालाना मतलब चार्जेस या टैक्सेस हमें पे करने होते हैं हुकूमत को, जैसे कि व्हीकल टैक्सेस इसकी एग्जांपल है। कुछ प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं जो हमें साल बाद पे करने होते हैं। और खास तौर पे जो सबसे मशहूर टैक्स है इनकम टैक्स, जिसे सब लोग जानते हैं, वो हमें साल बाद ही पे करना होता है। आगे हम जाके देखेंगे आज के किस तरह हमें पे करना होता है, क्या इसका तरीका कार है, वो आगे हम जाके कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं एक दो मिनट होल्ड करूंगा क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कुछ लोगों के। सिर्फ 2 मिनट बाद मैं कम बैक करूंगा आपके पास। जी हम फाइनली आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट तरह के चार्जेस हुकूमत डिफरेंट चीजों पे ले सकती है, और डिफरेंट उसके मोड हो सकते हैं जी। ये आप हमें इंस्टेंटली फौरी तौर पे करें, फौरी तौर पे जो है आप हमें अदा करें। कुछ हो सकते हैं कि सालाना आप हमें अदा करें, कुछ हो सकते हैं माहाना अदा करें। ये डिपेंड करता है हुकूमत के ला पे, हुकूमत क्या कानून बनाती है, कौन सा चार्ज उसने कब वसूल करना है। यह हुकूमत की कानून साजी पे डिपेंड करता है, जो वो हर साल बजट में जो है वो अनाउंस करती है। तो फाइनली टैक्स की जो है कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन क्या हुई? टैक्स
एक वो चार्ज है जो इम्पोज किया जाता है स्टेट की तरफ से, रियासत की तरफ से ये चार्ज इम्पोज किया जाता है। और ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है सिटीजन्स की तरफ से रियासत के फंड में। मतलब कि टैक्स एक चार्ज है जिसे सिर्फ स्टेट ही इम्पोज कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई हॉस्पिटल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी दूसरा पर्सन जो टैक्स है वो नहीं लगा सकता। टैक्स लगाने का सिर्फ इख्तियार मतलब स्टेट के पास है, रियासत के पास है, मुल्क के पास है, यानी रियासत का दूसरा मतलब गवर्नमेंट के पास है टैक्स लगाने का इख्तियार। तो और जो चार्ज है ये आप जो टैक्स है ये आपको कंपल्सरी पे करना होता है। मतलब कि आपको ये कंपल्सरी पे करना ही करना है स्टेट के फंड में। कैसे पे करना है? फॉर एग्जाम्पल कि आपको आप बाहर जाते हैं कोई भी चीज बाय करने के लिए, एक बोतल आप कोक या पेप्सी की बाय करने जाते हैं, तो उस बोतल में अगर आप 50 रुपए की बोतल बाय करते हैं तो उसमें 10 रुपए जो है वो टैक्स है। अगर मोबाइल में कोई पैकेज सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें जितने का भी पैकेज है उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो टैक्स ही है। तो इसलिए आपको आप ये हो नहीं सकता कि आप साबुन खरीदने जाएं, बोतल खरीदने जाएं, आप उससे कहें कि जी मैं टैक्स के पैसे नहीं दूंगा, बाकी जो है आप मुझे बोतल दे दें। वो दुकानदार कभी भी नहीं देगा। आप कोई भी दूसरी चीज लेने जाएं, मोबाइल कंपनी के पास जाएं, जी मुझे टैक्स कोई रकम मैं नहीं दूंगा, आप मुझे पैकेज सब्सक्राइब कर दें, कभी भी नहीं कर सकते आप। तो ये टैक्स जो है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, मतलब आपको लाजमी देना पड़ता है चाहे आप चाहें या ना चाहें। आपसे जबरदस्ती ले लिया जाता है। देखिए पूरी पब्लिक जो है वो अगर रोड यूज करती है तो उससे गुजरती है तो टैक्स देती है। अगर बैंक में ट्रांजैक्शंस करती है तो उस पर कंपल्सरी टैक्स देती है, वो चाहे या ना चाहे वो माफ नहीं हो सकता। इस तरह मोबाइल यूज करती है उस पर टैक्स देती है, साबुन लेने जाए, आटा लेने जाए, घी लेने जाए, कोई भी लेने जाए, आप ट्रैवल करें, बाहर ट्रैवल करें, मुल्क के अंदर जो है वो आप ट्रैवल करें, लोकली ट्रैवल करें, तो आप गाड़ी खरीदें, कोई भी चीज आप करें तो उस पर हुकूमत ने जी चार्ज लगाया हुआ है, टैक्स लगाया हुआ है, वो आपको कंपल्सरी पे करना पड़ता है। जो डोनेशन है वो वॉलंटियरी तौर पे आपको पे करना होता है। जैसे कि अभी भाषा डैम जो है उसके लिए हुकूमत ने लगाया था, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जो है वो फंड जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया था। चीफ चीफ जस्टिस जो पिछले थे उन्होंने जो है वो एक भाषा डैम की तामीर के लिए जो है वो फंड जो है वो लॉन्च किया था, और साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना फंड लॉन्च किया था। तो उसमें मुख्तलिफ लोग मोबिलिंग कंपनी के जरिए, दूसरी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू या बैंकों के जरिए मुख्तलिफ लोग जो है वो डोनेट कर रहे थे, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए मैसेज की सूरत में लिया, वो भी कंपनीज के जरिए जा रहा था। लेकिन हर बंदे की मर्जी थी, कोई देना चाहे या ना देना चाहे। लेकिन टैक्स जो है वो चार्ज नहीं था, वो डोनेशन था। डोनेशन मीन्स कि कोई भी बंदा डोनेट करना चाहे, चंदा देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो ना दे सकता है, ना दे। लेकिन टैक्स जो है वो कंपल्सरी आपको पे करना ही होता है। अच्छा जी, हम आप बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। जो टैक्सेशन है, टैक्स है वो इकोनॉमिक्स का एक सब पार्ट है। इकोनॉमिक्स एक मेगा एरिया है जो पूरे मुल्क का की जो माइशत है, इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स जो है सारी की सारी, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी भी हो रही होती है, ट्रेडिंग भी हो रही होती है, उसके बाद ट्रांजैक्शंस भी हो रही होती हैं। उन ट्रेडिंग्स और बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर टैक्सेशन जो है वो चार्ज हो रही होती है। तो इकोनॉमिक्स को कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। जो भी बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे जितने भी बिजनेस, कॉमर्स, ये सारे ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो मदर है वो इकोनॉमिक्स है। अच्छा जी, अब इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स देती है, वो जो असूल देती है कि टैक्सेशन जो है वो किस तरह होनी चाहिए, कौन सी टैक्सेशन जो है वो होनी चाहिए, कौन सी टैक्सेशन जो है वो मुल्क के लिए बेनिफिशियल है, कौन सी टैक्सेशन जो है वो मुल्क के लिए बेनिफिशियल नहीं है, कौन सी टैक्सेशन किस तरह होनी चाहिए। तो हम उस पर बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं टैक्सेशन के हवाले से, जिनके लिए टर्म यूज होती है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, या प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन भी इन्हें सादा लफ्जों में कहा जा सकता है। तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन ये कहते हैं कि कोई भी जो स्टेट है उसे टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अमीरों से या ऊंचे तबके से टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेना चाहिए, और उस टैक्स का इस्तेमाल करना चाहिए निचले तबके पे।
यानी कि ताकि मसावत और बराबरी जो है वो मुल्क के अंदर कायम की जा सके। अगर अमीर से भी उतना ही टैक्स चार्ज किया जाएगा और गरीब से भी उतना ही टैक्स चार्ज किया जाएगा, ये तो फिर मसावत और इंसाफ के असूलों के खिलाफ हुआ। तो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स या जो उसके कवानीन है वो ये कहते हैं कि एक जो खुशहाल रियासत होती है उसमें जो हमेशा टैक्स जो चार्ज होता है और उस टैक्स को जो है वो यूटिलाइज किया जाना चाहिए गरीबों पे, निचले तबके पे, ताकि मजमूई तौर पे मुल्क जो है वो खुशहाल हो सके और कौम और लोग जो है वो बेहतर जिंदगी गुजार सके। अच्छा, इकोनॉमिक्स फर्दर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करती है टैक्सेशन को। वो ये कहती है कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक टैक्सेस होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और दूसरे होते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है? प्रोग्रेसिव का मतलब है तरक्की पसंद, तरक्की की तरफ मूव करना। तो प्रोग्रेसिव टैक्स मींस के वो टैक्सेस जिसे लगाने से मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ता है, मुल्क जो है वो आगे बढ़ता है, आगे मूव ऑन करता है, तरक्की करते करते आगे जाता है। और रिग्रेसिव का मतलब होता है बैक फुट पे जाना, पीछे धकेलना, पीछे जाना, डाउन स्टेप जाना, तनजली की तरफ जाना। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि दूसरी जो किस्म है टैक्सेशन की वो है रिग्रेसिव टैक्सेशन। यानी रिग्रेसिव टैक्सेशन या रिग्रेसिव टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जिससे इम्पोज किया जाए, उससे एक तबका तो फायदा उठा लेगा, लेकिन मजबूरी तौर पे वो जो मुल्क है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बात करती है, इकोनॉमिक्स सिर्फ हुकूमत को बेनिफिट्स नहीं देती, इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बेनिफिट नहीं देती, इकोनॉमिक्स कवर करती है ओवरऑल दी ऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये तमाम तर मुल्क में जो माशी और इक्तसादी सूरत हाल है उसे जो कवर करती है वो इकोनॉमिक्स करती है। तो इकोनॉमिक्स सबकी बात करती है, पूरी सोसाइटी, पूरे मुल्क की बात करती है, ना कि किसी एक तबके को फायदे या नुकसान की बात। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है या जो रिग्रेसिव टैक्सेस हैं वो मुल्क को बैक फुट पे लेके जाते हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाते हैं, डाउनफॉल की तरफ लेके जाते हैं। आगे हम जाके देखेंगे कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। अच्छा, आगे इकोनॉमिक्स कहती है कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, या इस मेथड्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन और या इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है या इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप सब लोग हैं, आप सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन सब यूज करते हैं आप। तो मोबाइल फोन में कोई मैं पैकेज सब्सक्राइब करूँ, आप सब्सक्राइब करें, उसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन सब्सक्राइब करे, गवर्नमेंट सब्सक्राइब करे, कोई एनजीओ सब्सक्राइब करे, ईडी वाले सब्सक्राइब करें, कोई भी, सब पे कितने कैसे टैक्सेशन होगी? सबको इक्वल टैक्स चार्ज होगा मोबाइल के पैकेज पे, जो भी मोबाइल की सर्विस लेगा, जो भी हुकूमत ने टैक्स लगाया है वो इक्वल रेट पे चार्ज होगा, किसी के लिए कोई रायत नहीं। तो ये जो है इस तरह के टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्टली लिए जाते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं लिए जाते, इनडायरेक्टली लिए जाते हैं और बिला तफरीक, बगैर किसी तफरीक के कलेक्ट कर लिए जाते हैं। यानी इसमें गरीब अमीर छोटे बड़े, चाहे कम इनकम तबके वाले ज्यादा इनकम तबके वाले, किसी की कोई तफरीक तकसीम नहीं की जाती। बस ये गर्ज होती है कि जी इतना टैक्स है, इतना टैक्स है, और ये जो भी पर्सन है वो जो भी ये पर्सन ये बाय करेगा ये प्रोडक्ट कमोडिटी या सर्विस, तो उस पर इतना चार्ज ले लिया जाएगा, इतना टैक्स ले लिया जाएगा, और ये इनडायरेक्टली कलेक्ट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बाजार से जो है वो साबुन लेने जाते हैं, घी लेने जाते हैं, उसके अलावा कोई भी कमोडिटी आप लेने जाते हैं, तो आप उसमें एक टैक्स इन्वॉल्व होता है। वो जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि हुकूमत को नहीं पता किसने ये चीज बाय की है, हुकूमत को नहीं पता किस जो है वो कंज्यूमर के पास ये प्रोडक्ट गई है। तो हुकूमत ने बस इतना कंपनी को कहा हुआ है, सब कंपनीज को, कि आपने हर सेल के ऊपर इतना टैक्स फिक्स लेना है। ये बगैर किसी तफरीक के, वो अमीर है गरीब है जैसा मर्जी है, बगैर इस तफरीक के साउथ पंजाब में चीज सेल की जाए वो गरीब इलाका है,
जो है सिंध रूरल में चीज जो है वो सेल की जाए वो गरीब इलाका है, या इस्लामाबाद में सेल की जाए वो अमीर इलाका है, तो वहाँ पे टैक्स कम होना ज्यादा होना चाहिए। ये मुल्तान बहावलपुर इस तरह सक्खर या सिंध वगैरह के जो एरियाज हैं वहाँ पे टैक्सेशन जो है वो उनका रेट कम होना चाहिए। नहीं, हुकूमत कहती है जितने भी गरीब इलाके में चीज सेल हो अमीर में सेल हो, सब पे बराबर का टैक्स आपने चार्ज करना है। तो और इनडायरेक्टली, और ये काम कौन करता है? अब हुकूमत ये तो कर नहीं सकती कि पूरे मुल्क में जो है वो हर दुकान पे अपने जो है वो टैक्स इंस्पेक्टर्स को बिठा दे, स्टाफ को बिठा दे, जी है जो भी साबुन लेने आए टैक्स पे इनसे कलेक्ट करे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हुकूमत फिर क्या करती है? हुकूमत क्या कर, जहाँ साबुन मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे बोतल बनती है, जहाँ पे वो कमोडिटी या गुड्स है उसका प्रोडक्शन होती है, वहां पे हुकूमत उस कंपनी को बाउंड कर देती है कि आप जितनी भी सेल्स करेंगे हर सेल पे आप हमें टैक्स देंगे। अब इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होगी, वो कंपनी, फ्रंट एंड पे हुकूमत है, दरमियान में वो कंपनी, और बाद में कंज्यूमर। तो अब कंपनी जो है वो सबका तो रिकॉर्ड नहीं रख सकती, तो वो सबको वो चीज प्रोडक्ट सेल कर रही है और सबसे टैक्स ले रही है। तो हुकूमत डायरेक्टली टैक्स नहीं ले रही बल्कि इनडायरेक्टली एक कंपनी के थ्रू पब्लिक से टैक्स ले रही है, वो भी बिला तफरीक के। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि हुकूमत डायरेक्टली उस बंदे से टैक्स लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक बंदा है मिस्टर हसन, वो अपना बिजनेस रन करता है। बिजनेस क्या रन करता है? उसकी एक शॉप है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक फ्रेंचाइज है किसी भी बर्गर कंपनी की। अब वो हिसाब लगाता है महीने की कि उसके महीने की इनकम है जी 50,000। और साल का हिसाब लगाता है कि उसकी साल की इनकम, फॉर एग्जाम्पल हम ज्यूम कर लेते हैं 5 लाख है। तो 5 लाख अपनी इनकम है, तो जो मिस्टर हसन है तो उस 5 लाख के ऊपर जो टैक्स लिया जाएगा मिस्टर हसन से उसकी इनकम के ऊपर, वो कहलाएगा इनकम टैक्स। जो टैक्स को नाम देंगे, जो मेथोडोलॉजी होगी, जो टाइप होगी टैक्स की, वो कहलाएगी डायरेक्ट टैक्स। जो इस तरह, मतलब क्योंकि ये डायरेक्टली उस बंदे से मिस्टर हसन से लिया जा रहा है, और ये कौन लेगा? हुकूमत के नुमाइंदे लेंगे, मतलब डायरेक्टली टैक्स डिपार्टमेंट जो हुकूमत का नुमाइंदा है, हुकूमत के लिए काम कर रहा है, तो वो डायरेक्टली ये टैक्स उस बंदे से कलेक्ट कर लेगा। जो टैक्स जो है वो डायरेक्टली कलेक्ट नहीं होगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, और जो डायरेक्टली कलेक्ट होगा वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। और इस तरह इसकी कई एग्जांपल्स हैं, और इस तरह इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब एम्प्लॉइज हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं या कोई भी पब्लिक या प्राइवेट एम्प्लॉई है, किसी भी कोई भी जॉब करता है, वो देखता है मेरे महीने की सैलरी 20,000 पे है, तो साल की वो अपनी सैलरी का हिसाब लगाता है जी 3 लाख सैलरी है। अब मुख्तलिफ लोग हैं, एक पर्सन है, तीन दोस्त हैं फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, तीनों तीन जगहों पे काम करते हैं, और एक पर्सन है उसकी सैलरी है साल की साल की कलेक्टिव 12 महीनों की सैलरी जो है वो है 3 लाख रुपए, और एक पर्सन है उसकी साल की सैलरी जो है वो 5 लाख रुपए है, वो कहीं और अच्छी जगह पे जॉब करता है, और एक और उसका उनका तीसरा दोस्त है वो सबसे अच्छी जगह पे जॉब करता है, उसकी साल की सैलरी है 15 लाख रुपए। तो अब हुकूमत देखेगी कि जो 4 लाख तक है, हुकूमत ने हर साल हुकूमत बजट में रेट देती है कि किस तबके पे कितना टैक्स होना चाहिए, यानी डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो हुकूमत देखेगी जी जिसकी 4 लाख तक इनकम है सालाना, 4 लाख तक जिसकी सैलरी है उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, उस पर हम टैक्स माफ कर देते हैं। तो मिस्टर ए जो है उन पे टैक्स नहीं होगा। इस तरह मिस्टर बी जो है उनकी 5 लाख सैलरी है, तो उन पे 5 लाख जो सैलरी है, तो उन 5 लाख सैलरी पे उन पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। इस तरह मिस्टर सी जो है उनके तीसरे दोस्त जो अच्छी जॉब कर रहे हैं, काफी 15 लाख रुपए कमा रहे हैं साल के, तो उन पर टैक्स ज्यादा होगा। तो यानी ये डायरेक्टली तीन लोगों से टैक्स लिया जाएगा, सबके सबको अलग अलग टैक्स डिपार्टमेंट डील करेगा, सबकी अलग अलग प्रोफाइल बनेगी, उनकी डॉक्यूमेंट्स देखी जाएंगी। तो और सबको सबको उनकी इनकम के हिसाब से इक्विलिटी की बेसिस पे, मसावात की बेसिस पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा सबसे। किसी की इनकम हायर है तो वो हायर टैक्स देगा, किसी की इनकम लोअर है तो वो लोअर टैक्स देगा, और किसी की इनकम नहीं है तो वो टैक्स नहीं देगा। जैसे आप सब लोग स्टूडेंट हैं तो आपसे जीरो इनकम टैक्स जो है वो लिया जाएगा। तो ये कहलाएगा मेथड जो है टैक्सेशन का, डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा जो कहलाएगा, जो बिला तफरीक के बगैर किसी मसावात के सबसे चार्ज कर लिया जाता है, ये देखे बगैर कोई अमीर है कोई गरीब है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इन वेरी शॉर्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये जो आप कोर्स कर रहे हैं इसमें बहुत सारे लोगों
कि हमें कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि हमें फीस में डिस्काउंट करें, हमारा ये प्रॉब्लम है, तो हमने डायरेक्टली सबको डील किया। तो किसी को फीस में हमने कंसेशन दिया, किसी को नहीं दिया। तो जो कंसेशन हमने हर इंडिविजुअल को उसकी एबिलिटी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने उसे डील किया और उसे उसे डिस्काउंट किया, तो डायरेक्टली। या अगर दूसरा ये होता कि हम जो है इनडायरेक्टली सबको कहते हैं जी एक फ्लैट चार्ज है, आपको ये पे करना है, लेकिन हमने डायरेक्टली सबको डील किया, डायरेक्टली सबके प्रोफाइल्स को देखा और उन्हें जो है वो चार्जेस में डिस्काउंट किया। तो इस तरह ये इस तरह हुकूमत जो है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को देखती है, उन्हें असेस करती है, उनकी इनकम्स को, फिर उन्हें राय देती है। मतलब इस तरह नहीं है जी उनकी वो बोल दें कि हमारी तो इतनी इनकम ही नहीं है। हुकूमत के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो जिनके जरिए वो जायजे लगाती है। टैक्स इंस्पेक्टर्स का काम ही यही होता है कि इनकम का जायजा लगाना कि कितनी है बंदे की, क्या ये सच बोल रहा है कि इस पे टैक्स बनता है, इस पे टैक्स नहीं बनता। तो जो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो उस पे किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद कलेक्ट होता रहता है, क्योंकि उस पे हमें देखना ही नहीं होता, किसी की प्रोफाइलिंग करनी ही नहीं होती कि जी इससे टैक्स लिया जाए नहीं लिया जाए, इसकी कैपेबिलिटी है नहीं है। वो सबसे चाहे जो भी जिस हैसियत में है उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। सर अच्छा जी। हेलो। हेलो। आवाज आ हेलो। रही है आपकी बोले? जी जी बोलें। हेलो, किसी जी की इनकम अगर पाँच अजय है, बोलें आप। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे किसी की इनकम 5 लाख है या किसी की 6 लाख है, तो हम्म। वो जो टैक्स की अमाउंट, जो परसेंटेज जो लगेगा वो कैलकुलेट कैसे होगा? हाँ वो हम सारा कैलकुलेट करना, कैसे उसका हिसाब होगा, कैसे हम अंदाजा लगाएंगे, वो अपना कैसे हिसाब मेंटेन रखेगा, वो हम सारा इस 2 महीने के लेक्चर्स में कवर करेंगे। मतलब कि डिपार्टमेंट उस पे कैसे जो है वो चार्ज करेगा, उसका तखमीना कैसे लगाएगा, ये सब चीजें जो है वो हम बाद में ये आइंदा आने वाले सेशन में कवर करेंगे। टैक्स टैक्स कार्ड आपको ना कुछ दिनों तक ना शेयर कर देंगे हम, वहां से आप सही है, कैलकुलेट कर लेंगे। सही है सर, थैंक यू। अच्छा, जैसे हमने पहले बात की कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन क्या कहते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। यानी कि जो भी डायरेक्ट टैक्सेशन है, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, मुल्क की तरक्की में मदद देते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिग्रेसिव होते हैं, मुल्क को तनाजली की तरफ, डाउनफॉल की तरफ लेके जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स हमने देखा क्यों प्रोग्रेसिव होते हैं, इसलिए प्रोग्रेसिव होते हैं कि उनमें तफरीक की जाती है, मसावत की जाती है, इक्वलिटी पे वो बेस होते हैं। जो सोसाइटी जो है वो मसावत पे जिसकी बुनियाद होती है वहां पे तरक्की होती है। तो इसलिए उस टैक्सेस से इकोनॉमी में भी तरक्की होती है। और ये बात बिल्कुल सादा सी है कि जिस बंदे की ज्यादा इनकम है, जिसके पास ज्यादा वसाइल हैं, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उससे ज्यादा टैक्सेशन करनी चाहिए हुकूमत को। और जिस इंसान के पास कम रिसोर्सेज हैं, जो गरीब है, बल्कि उसे हुकूमत को चाहिए कि उससे इंसाफ करे और उससे उस पर टैक्स रिड्यूस करे, उस पर टैक्स की कमी करे, उस पर टैक्स जो है वो चार्ज ना करे, बल्कि उस पर टैक्स माफ करे। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो कलेक्ट कर लिए जाते हैं बगैर किसी तफरीक के रिग्रेसिव टैक्सेस कहा जाता है। एक्सक्यूज तो मी ये सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। है मेरा यहाँ पे। जी। सर मालिक बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने अभी बात की है कि भाई जो प्रोग्रेसिव होते हैं वो अपना जो है ना हमें सपोर्ट करते हैं, हुकूमत को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब ये कि वो, और जो रेग्रेसिव होते हैं ये फिर इसके ऊपर हुकूमत क्यों नहीं काम करती है कि भाई वो तो फिर एक जैसे एक कंपनी है, अब उसने एक साबुन एक बनाया, उसके ऊपर उसने सेल टैक्स और वो प्लस उसको करके, या वो उसके ऊपर उसने वो मतलब कि दूसरा सेल टैक्स ही होता है, वो सेल टैक्स उसमें लगा के शामिल करके उसकी कीमत जो है उसको बढ़ा के वो उसके ऊपर रिटेलर प्राइस जो उसकी वो लगा देते हैं। तो इस सेल टैक्स को मैं हुकूमत कंट्रोल नहीं करती क्योंकि ये रेग्रेसिव मैं जा रहा है। जवाब दूं सर? हाँ जी सर जी बिल्कुल। मैं बताएं। बताऊं? हाँ जी। ये देखें, ये एक तो डायरेक्ट टैक्स, अभी आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस आप पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा, तो हर गवर्नमेंट की शुरू में या पहले वो यही कोशिश होती है। इमरान खान भी पहले यही कहता था कि हम जो है डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसको बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत कम करेंगे, कहती हर हर गवर्नमेंट यही है।
लेकिन वो जो आसान टारगेट होता है ना, फिर सारे उसी पे आ जाते हैं हर गवर्नमेंट। तो ये एक आसान टारगेट है, यानी कि बगैर किसी मशीनरी, टैक्स मशीनरी भी हमारी इतनी इस्तेमाल नहीं होती। जो विद होल्डिंग एजेंट बैठे हैं हमारे बिहाफ पे, कोई भी है जो हमारे टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं सेल टैक्स के माध्यम, तो वो होती रहती है। बेसिक बेसिक रीजन यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो वीक है। अदरवाइज हमेशा मुल्क वही तरक्की करते हैं जहां डायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा होती है। अब ये एक फकीर भी सेल टैक्स जीएसटी 17% दे रहा है, और एक अमीर तरीन शख्स भी वही 17% टैक्स दे रहा है, और फिर मजीद इन्हीं टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया जाता है। तो आप अक्सर खबरों में इधर उधर सुनते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ाया जा रहा है। वजह यही होती है कि गवर्नमेंट मशीनरी या तो ब्लैकमेल हो रही होती है, या वो जो है वो इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो टैक्स कलेक्शन कर सके, या हमारा एक कल्चर जो है वो इस चीज की वो नहीं कर रहा होता कि लगा भी दें आप, फर्ज करें, इसके लिए कल्चर डेवलप करना पड़ता है। तो भाई इधर से कम कर दें और उधर से हो ना, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? तो अभी तक वो कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ हमारे मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेशन का, कि हर कोई अपना ईमानदारी से टैक्स दे। जब तक अपने अंदर ये हमारे मुल्क के अंदर कल्चर डेवलप नहीं होगा तो कभी भी नहीं हो सकता। और ईमानदारी से तो कोई भी टैक्स नहीं देता, बस यही रीजन यही है। वरना अच्छा सही टैक्स वही होता है, डायरेक्ट टैक्स, वो वही बढ़ाया जाए। थैंक यू सर, जी थैंक यू सो मच। जी, मैं मिस्टर सज्जाद साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल सही इन्होंने बताया। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उसमें असल में आपको हर डायरेक्ट टैक्सेस में क्या करना पड़ेगा, आपको हर पर्सन की प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप हैं फॉर एग्जांपल मिस्टर मालिक हैं, अब हुकूमत आपका सब चीज़ों का हिसाब लगाए कि आपने क्या खरीदारी की है, मिस्टर मालिक ने कहाँ कहाँ शॉपिंग की है, मिस्टर मालिक ने कितनी चीज़ें जो है वो इस महीने बाय की हैं। तो हुकूमत के पास नहीं है कोई ऐसा सिस्टम कि रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। तो इसलिए आप सुन रहे होंगे कि आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करें, आप जो है वो पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन्स पड़ी होती हैं, जो कंप्यूटर स्लिप निकलती हैं जहाँ पे, जैसे ब्रांड्स हैं, तो एफबीआर उन्हें कनेक्ट कर रहा है सेल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कि किस कंज्यूमर ने कितनी सेल्स की। तो हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है, और दूसरा हुकूमत अपनी आसानी भी चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हुकूमत पेट्रोल बेचने वाली टोटल कंपनी को, शेल पीएसओ को कह देगी जी आपने 25 रुपए 1 लीटर के पीछे टैक्स लेना है, कलेक्ट करके हमें देना है, बस। अब हुकूमत बिल्कुल रेस्ट करे, छुट्टियां मनाए, और जो पीएसओ कंपनी है वो हर बंदे से वो टैक्सेशन कर रही है। 100 रुपए का पेट्रोल है, 125 का दे रही है, 25 रुपए टैक्स है। इस तरह घी की कंपनी है, घी वाली कंपनी फ्री में हुकूमत के लिए काम कर रही है, टैक्स ऊपर दे रही है। मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी इंस्टेंटली आपसे पैसे काट रही है, घी ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, बोतल ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, उस पे इतना टैक्स इंस्टेंटली आपको कीमत में शामिल है, आप पे कर रहे हैं। हुकूमत को मजे से महीने के महीने आराम से अकाउंट में मिल जाता है। हुकूमत कहती है ये तो बड़े मजे की चीज है। ये हम बात करें इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है टैक्सेशन प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत तो वही काम करेगी ना, इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की बात करती है, हुकूमत बात सिर्फ अपनी करेगी। तो हुकूमत तो यही चाहेगी कि उसके पास फंड ज्यादा हो। फंड ज्यादा कहाँ से होंगे? जो सबसे आसान तरीका है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो आसानी से दूसरे लोग को, एफबीआर को रखने की भी जरूरत नहीं है, जो दूसरे लोग कलेक्ट करके हुकूमत को फ्री में दे देते हैं महीने बाद, मशीनरी में उनकी। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, आगे हम बात करते हैं कि जैसे हमने पहले बताया कि स्टेट जो है वो टैक्स चार्ज कर सकती है, मतलब टैक्स इम्पोज कर सकती है सिटीजन से। तो स्टेट क्या होती है? स्टेट का दूसरा मतलब है, दूसरा मायने है गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स जो है चार्ज कर सकती है। आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे होती है, लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या मेयर की सूरत में होती है, और नेशनल लेवल पे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उसे कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के नाम से वो गवर्न करती है। तो ये चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो वो सूबे में टैक्स लगा सकती है, नेशनल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरे मुल्क में टैक्स इम्पोज कर सकती है नेशनल लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, अगर किसी जगह पे मेयर है, किसी जगह पे जिला नाज़म है, या किसी जगह पे डीसीएसी वगैरह अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट की हदूद में टैक्स लगा सकती है। जैसे बात हमने की, टैक्स सिस्टम जो है पाकिस्तान का तीन ही जो है वो लेवल्स पे बटा हुआ है, नेशनल लेवल या फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल लेवल पे।
नेशनल लेवल पे कौन से टैक्सेस होंगे, नेशनल टैक्सेस होंगे जो पूरे मुल्क में इम्पोज होंगे या जिन्हें फेडरल टैक्सेस भी कह सकते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे सूबाई टैक्सेस होंगे, लोकल लेवल पे जो लोकल टैक्सेस होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फेडरल लेवल पे कौन से टैक्सेस हैं, नेशनल लेवल पे कौन से टैक्सेस हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल लेवल पे चार्ज करती है 3 किस्म के टैक्स। पहला जो टैक्स है वो नेशनल लेवल पे चार्ज करती है टैक्स ऑन इनकम, आमदनी पर टैक्स। दूसरा, आगे हम फर्दर इन डिटेल इसे देखते हैं, दूसरा जो टैक्स है वो चार्ज करती है सेल्स के ऊपर, फरोख्त के ऊपर टैक्स। और तीसरा चार्ज करती है एक्साइजेबल गुड्स के ऊपर टैक्स। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है, आमदनी के ऊपर टैक्स क्या होता है। जी, आमदनी के जो मैंने जैसे आपको बताया, अभी हम डिस्कस करें फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस जो पूरे मुल्क में एप्लीकेबल हैं, जो हमारी जॉब की प्रिपरेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या कहती है, वो कहती है जी हम 3 तरह के टैक्स चार्ज करेंगे, इनकम के ऊपर, सेल्स के ऊपर और एक्साइजेबल गुड्स के ऊपर। इनकम के ऊपर टैक्सेस कौन से होते हैं, आमदनी के ऊपर कौन से टैक्सेस हैं। आप डिफरेंट, पूरे मुल्क में डिफरेंट लोग हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, इदारे हो सकते हैं, डिफरेंट बॉडीज हो सकती हैं, सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, कंपनीज, फर्म्स, इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इस तरह जो है दूसरे सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट्स के अलावा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है इंटिटीज पूरे मुल्क में, मतलब बॉडीज मुख्तलिफ हो सकती हैं जिनकी आमदनी के ऊपर टैक्सेशन की जाएगी। आमदनी के ऊपर टैक्सेशन क्या होती है, मतलब अगर एक किसान है तो किसान की जो आमदनी है उसके ऊपर जो है वो किसान गंदम बेचता है या कोई चीज बेचता है और देखता है मेरी सालाना आमदनी इतनी है, और आमदनी के हिसाब लगाएगा, हिसाब लगाने के बाद उस पर जो टैक्सेशन होगी उस टैक्सेशन को कहेंगे आमदनी के ऊपर टैक्स। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, एक डॉक्टर है, पूरे साल वो 12 महीने जॉब करता है और प्राइवेट ऑपरेशन भी करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करता है, तो वो प्राइवेट प्लस उसकी सरकारी जॉब दोनों की जितनी आमदनी होगी उस आमदनी पे हुकूमत ने जी एक टैक्स की परसेंटेज फिक्स की हुई है। तो वो जो आमदनी के ऊपर टैक्स है, जो चार्ज है, उसे हम कहेंगे इनकम टैक्स या टैक्स ऑन इनकम। इस तरह एक शॉपकीपर है, बेचारा जो है वो छोटी सी उसकी दुकान है मिठाई की, वो मिठाइयाँ बेचता है, तो मतलब वो बिजनेस करता है, तो यानी उसकी कारोबारी आमदनी के ऊपर टैक्स, मतलब उसकी। अच्छा, एक वकील है, वकील जो है वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, तो उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज की आमदनी के ऊपर टैक्स। इस तरह कोई कुछ लोग जैसे आजकल आप बहुत इन है ई कॉमर्स टेक्निकल, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो अपनी जो है वो आईटी स्किल्स, आईटी प्रोफेशन जो उनके हैं, तो वो सर्विसेज सेल करते हैं और उनकी आमदनी कहाँ से है, टेक्निकल रिसोर्सेज से या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज से है, तो उनकी आमदनी पे जो टैक्स है। इस तरह कोई कंपनी है, पूरे मुल्क में हजारों कंपनियां काम कर रही हैं, ये तो मैंने बात कर दी मुख्तलिफ लोगों की, शख्सों की। डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, लॉयर है, किसान है, जितनी भी वो आमदनी जिस भी जरिए से अर्न करेंगे, अपने प्रोफेशन के से अर्न करेंगे, उनकी आमदनी के ऊपर जो एक मखसूस हिस्सा होगा वो आमदनी के ऊपर टैक्स कहलाएगा, जिसे इनकम टैक्स कहेंगे। अगर एक बंदा 5 लाख की इनकम अर्न करता है तो हुकूमत कहती है 5 लाख के ऊपर मेरा 5% हिस्सा है, तो 5% उसकी आमदनी में से हुकूमत के फंड में जाएगा। इन सिंपल ये इनकम टैक्स है। और अब आ जाते हैं कारपोरेट्स के ऊपर, यानी कि लोगों के अलावा कंपनीज पे। बहुत सारी मुल्क में अदारे और कंपनियां काम करती हैं, जैसे कि एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, यूनिलीवर पाकिस्तान, कोका कोला कंपनी, तो ये कंपनीज हैं। तो कंपनीज के ऊपर भी टैक्सेशन होगी, यानी कंपनी भी टैक्स पे करेगी। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे इदारे भी हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस की जो जितने वो सॉफ्टवेयर सेल करेंगे, जितनी उन्हें सेल से आमदनी होगी उसका वो सालाना हिसाब रखेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो वो उस उस सालाना आमदनी के ऊपर उन सॉफ्टवेयर हाउसेस की आमदनी के ऊपर टैक्स होगा, जिसे आमदनी पे टैक्स या इनकम टैक्स हम कहेंगे। आगे आ जाते हैं सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स क्या होगा, यानी जैसे हमने उर्दू में देखा, जो भी पर्सन मुल्क में बिजनेस कर रहा है
जो भी पर्सन मुल्क में कारोबार कर रहा है, तिजारत कर रहा है, जो भी बंदा सेल के पेशे से मुंसलिक है, मतलब के वो फरोख्त कुनिंदा है, मतलब के वो सेलिंग कर रहा है, कोई भी चीज, कोई भी मुल्क में चीज सेल कर रहा है, तो उस सेल पे टैक्स होगा। ये बात की बात है कि अगर किसी की सेल वो बिल्कुल लिमिटेड है, वो छोटे लेवल का सेल ले रहा है, तो उस पर टैक्स कम होगा। वो बात की बात है, हम आगे जाके जब सेल टैक्स पढ़ेंगे उसमें हम कवर करेंगे। तो जो भी बंदा जो सेल्स कर रहा है, हर सेल हुकूमत ये कहेगी कि भाई तुम सेल कर रहे हो, लेकिन सेल हो कहाँ पे रही है? पाकिस्तान के अंदर। लैंड किसकी यूज हो रही है? मुल्क की मुमलिकत है पाकिस्तान की। तो लिहाजा हमारे मुल्क में आप हमारे सिटीजन को एक जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, तो जो है आपको चाहिए कि स्टेट को भी अपनी सेल में से, प्रॉफिट में से भी कुछ आप हिस्सा दें। तो हुकूमत ये कहती है जी 10 रुपए की चीज है, तो जो है 10 रुपए की चीज है, तो आप ऐसे करें कि उस पर 3% मेरा भी टैक्स शामिल कर दें, अब चीज 13 रुपए की बेचे। यानी हुकूमत कहती है हर आप जो सेल करेंगे, हर जो चीज आप सिंगल सेल करेंगे, मैं आपकी हर सेल के ऊपर टैक्स लूंगी। तो उस टैक्स को कहेंगे हम सेल टैक्स। जैसे एक मोबाइल कंपनी, हुकूमत कहती है कि आपके हर मोबाइल की सेलिंग के ऊपर मैं एक मोबाइल पे इतना टैक्स लूंगी, 1,000। इस तरह मोबाइल कंपनी जो है वो पैकेजेस ऑफर करती है। हुकूमत कहती है कि जी जितने पैकेजेस आप ऑफर करेंगे, मैं जो है हर पैकेज के ऊपर इतना टैक्स लूंगी, हर पैकेज के ऊपर। तो ये हुआ सेल्स टैक्स। इस तरह कोई कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह कोई गाड़ी है, इस तरह कोई लैपटॉप है, इस तरह कोई प्रिंटर है, इस तरह मतलब कोई भी दूसरी चीज है जो सेल हो रही है, तो उसके ऊपर जो एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा ऑन ईच सेल्स, हर फरोख्त के ऊपर, उस टैक्स को कहेंगे सेल्स टैक्स। अच्छा, अब सेल्स टैक्स दो तरह का होता है। दो तरह का किस तरह होता है, हम इन सिंपल और इजी मोड में इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेल्स टैक्स जो होता है वो होता है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, और सेकंड होता है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। अब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज क्या होता है? अच्छा, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं, बहुत सारी हम चीजें ऐसे सेल कर रहे होते हैं जो सर्विसेज में आती हैं। सर्विस क्या होती है? सर्विस हर चीज वो चीज होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं, बट वो इनटेंजिबल होती है। इनटेंजिबल मीन्स इनटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है छुआ जाना, इनटेंजिबल मीन्स ना छुआ जाना, मतलब कि ना नजर होना, मतलब चीज अमलन हो रही होती है लेकिन हम उसे देखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस टाइम एजुकेशन दे रहा हूँ, हमने आपको एक 2 महीने की एक कोर्स की सर्विस दी है। मैं आपको हम आपको 2 महीने की एक तालीम दे रहे हैं। वो तालीम नजर तो नहीं आ रही, लेकिन जो उसका प्रोसेस है, जो अमल है, जो चीजें हैं, वो इंटेंजिबल हैं। आप स्क्रीन देख रहे हैं, दूसरी चीजें देख रहे हैं, चाहे मैं फिजिकली भी पढ़ा रहा होता, तो आप छू तो नहीं सकते थे इस 2 महीने के कोर्स को। तो ये नॉन टेंजिबल मीन्स, जैसे एक बंदा है, एक टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है, जैसे कोई आपके मोबाइल में, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है, विंडो इंस्टॉल कर रहा है, तो क्या कर रहा है? एक इनटेंजिबल, विंडो को हम छू तो नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को हम छू तो नहीं सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर एक काम करता है। प्ले स्टोर पे आप जाएं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो यानी कि कुछ जैसे आप देखें, गूगल क्रोम है, उसके अलावा गूगल क्रोम के अलावा एडोब रीडर है, जैसे अभी इन सिंपल बात करें, जूम ऐप है, हमने इसका पेड वर्जन बाय किया है, हमने इसके चार्जेस पे किए हैं, हमें एक सर्विस पे दी है कंपनी ने। अब जूम ऐप फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब अमलन तो उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन ये एक सर्विस है जो जूम कंपनी हमें दे रही है, और उसके अगेंस्ट हमने उसे चार्जेस पे किए हैं। इस तरह बैंक्स जो है, बैंक्स आपको अमलन तो कोई चीज नहीं दे रहे होते, हाँ अलबत्ता आपको एक सर्विस दे रहे होते हैं। तो और हर सर्विस के अगेंस्ट जो है वो मतलब हर एक सर्विस को वो सेल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी आप आए हमारे पास, आपको लोन सर्विस चाहिए, लोनिंग सर्विसेज चाहिए, तो जी आप लोन ले लें। तो सर्विस के ऊपर चार्जेस ले रहे होते हैं। वो कहते हैं आपको पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, ओके आ जाए, तो हम पैसों के ऊपर जो है वो मतलब आपसे फीस ले लेते हैं, बैंक ये कहता है। तो इस तरह बैंक, कोई भी मतलब बैंक कहता है कि जी आपने एटीएम से आज इतने से इतने लिमिट से ज्यादा पैसे विड्रॉ करवाने हैं, इतने तक फ्री है, तो हम आपको सर्विस चार्जेस लगेंगे। अक्सर आप सर्विस चार्जेस का लफ्ज सुनते हैं। तो यही होते हैं, मतलब सर्विसेज वही वो चीज होती हैं जो इंटेंजिबल हैं, जिसे फिजिकली छुआ ना जा सके, जो फिजिकली जिनकी एग्जिस्टेंस ना हो, बल्कि इंटेंजिबल, दूसरे लफ्जों में वर्चुअल,
मतलब ना छुए जाने वाली चीजें, वो सर्विसेज कहलाती हैं। तो बहुत सारे प्रोफेशन जो हैं वो सर्विसेज देते हैं। जैसे कि मान लो डॉक्टर्स हैं, वो सर्विसेज देते हैं अपने नॉलेज की बेसिस पे। वकील जो हैं वो सर्विसेज देते हैं। इस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी सर्विसेज देते हैं। तो हुकूमत ये कहती है कि हर सर्विस जो आप सेल करेंगे, मैं हर सर्विस के ऊपर टैक्स चार्ज करूंगी। जैसे कि हुकूमत कहती है कि अगर डॉक्टर एक मरीज को चेक कर रहा है, तो मतलब सर्विस दे रहा है एक मरीज को, तो मैं क्या करूंगी, एक पेशेंट के ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज करूंगी। एक सर्विस जो दे रहा है, एक ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, तो मैं उस पर टैक्स चार्ज करूंगी। वकील जो है वो एक क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, सर्विस सेल कर रहा है यानी, तो मैं उस पे एक सेल के ऊपर टैक्स चार्ज करूंगी। तो इस तरह मोबाइल कंपनीज को हुकूमत कहती है आप जी ये पैकेजेस सेल कर रहे हैं, हर सेल के ऊपर मतलब आप हर सेल जो कर रहे हैं उसके ऊपर मैं एडिशनल टैक्स चार्ज करूंगी। तो ये हुआ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। इस तरह हुकूमत बैंक्स को बाउंड करती है कि आप जो भी सर्विस देंगे मैं उस पर टैक्स चार्ज करूंगी। तो ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हुआ। अब दूसरे टैक्स की समय सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, यानी कि गुड्स वो चीजें होती हैं, जैसे गुड्स का मतलब उर्दू में है अशिया, दूसरे लफ्जों में इसे कहते हैं कमोडिटीज, और तीसरे लफ्जों में इसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज या गुड्स मतलब यानी फिजिकल अशिया, या वो जो है जो वजूद रखने वाली अशिया। अगर इसकी जो भी सेल होगी, जो भी फिजिकल प्रोडक्ट सेल होगी, फिजिकल गुड सेल होगी, फिजिकल कमोडिटी सेल होगी, हर सेल के ऊपर ऑन ईच एंड एवरी सिंगल सेल हुकूमत कहती है मैं पर सेल पे टैक्स चार्ज करूंगी। तो उस टैक्स को कहेंगे हम सेल्स टैक्स ऑन गुड। जैसे हम बहुत दफा बात रिपीटेडली कर चुके हैं, साबुन है फिजिकल गुड है, गाड़ी है फिजिकल गुड है, उसके अलावा मोबाइल मोबाइल फोन सेट जो है वो फिजिकल गुड है। यानी मोबाइल फोन सेट जब सेल होगा दैट इज फिजिकल गुड्स, उस पर चार्ज होगा सेल टैक्स ऑन गुड्स। लेकिन मोबाइल कंपनी जब सर्विस देगी जो उस पर टैक्स चार्ज होगा उसे कहेंगे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। इस तरह आप कंप्यूटर बाय करने जाते हैं, जो कंप्यूटर के ऊपर जो फिजिकल सीपीयू आपको मिलता है, फिजिकल एलसीडी मिलती है, एलईडी मिलती है, उस पर जो टैक्स होगा सेल टैक्स ऑन गुड आएगा। लेकिन जो उसके अंदर विंडो इंस्टॉल होगी, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, जो उसके अंदर मतलब डिफरेंट आपको लाइसेंसेस इशू करेंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, दूसरी कुछ गूगल कंपनी है, इस तरह मुख्तलिफ अवास्ट कंपनी है जो आपको सर्विस सेल करेंगी, वर्चुअल सर्विस, इन नॉन टेंजिबल सर्विस। तो उन सर्विस पे जो टैक्स चार्ज होगा सेल टैक्स सर्विसेज कहलाएगा। और जो फिजिकली टैक्स चार्ज होगा गुड्स के ऊपर वो सेल्स टैक्स ऑन गुड कहलाएगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे डॉक्टर लॉयर जो है वो सर्विसेज देता है, बैंक सर्विसेज देते हैं, मोबाइल कंपनीज भी सर्विसेज देती हैं, मतलब नॉन टेंजिबल सर्विसेज देती हैं, ना नजर आने वाली, ना छुए जाने वाली। अच्छा, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कमोडिटीज पे होता है, प्रोडक्ट्स पे होता है, अशिया पे होता है जिनका फिजिकल वजूद होता है, ये सारी गुड्स हैं। हर वो चीज जो फिजिकल वजूद रखती है वो गुड कहलाएगी। अच्छा, अब लास्ट में बात कर लेते हैं एक्साइज ड्यूटी की। एक्साइज की, अच्छा ड्यूटी जो है वो टैक्स का दूसरा ही नाम है, टैक्स की दूसरी ही टर्म है। जैसे चार्ज लफ्ज यूज होता है तो हुकूमत के लिए स्पेसिफिक टर्म है टैक्स, तो हुकूमत टर्म ड्यूटी भी चार्ज करती है। जो टर्म ड्यूटी भी वो हुकूमत जो है वो यूज करती है। अब एक्साइज का क्या मतलब होता है, एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब होता है, और सेल्स टैक्स में और एक्साइज ड्यूटी में क्या फर्क है, इसके लिए थोड़ा सा आपको टेंशन होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसे गौर से देखना पड़ेगा कि एक्साइज टैक्स या फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे वो क्या है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ये कहती है कि एक्साइज का ये मतलब है टू रिमूव समथिंग स्पेशली बाय कटिंग। जैसे वो कहती है कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के जिस्म में कोई फोड़ा होता है, तो डॉक्टर जो है उसे कट कर देता है, उसे रिमूव कर देता है, क्योंकि ये फोड़ा उस बंदे के लिए नुकसानदेह है। तो यानी कि एक्साइज का ये मतलब है उस चीज को कट करना या उसे रिमूव करना या उस चीज को खत्म करना, मतलब एक्साइज का ये मीनिंग है। जो एक्साइज का इंग्लिश मीनिंग है कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी का
मीनिंग है। एक्साइज का मतलब है रिमूव करना, टू रिमूव दिस समथिंग। अब टैक्सेशन में एक्साइज का क्या मीनिंग है? अच्छा, एक्साइज जैसे कि हमने पहले भी बात की, टैक्सेशन में क्योंकि टैक्सेशन पूरी सोसाइटी के ऊपर हो रही होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सोसाइटी में, जो सोसाइटी में अगर सेल हो, मतलब उनकी सेल हो, परचेज हो, तो वो सोसाइटी के बेनिफिट्स में नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, सोसाइटी के लिए नुकसान का बाइस है। मतलब होल सोसाइटी के लिए, तमाम सोसाइटी के लिए वो नुकसान का बाइस है। अगर उनकी प्रमोशन हो, उनकी ग्रोथ हो, हाँ, अगर उन पे उन्हें उन्हें कट किया जाए, उन्हें रिड्यूस किया जाए, उन्हें जो है वो इलिमिनेट किया जाए, डिस्करेज किया जाए, खत्म किया जाए, तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। हुकूमत डायरेक्टली भी उन चीज को बैन कर सकती है, लेकिन हुकूमत क्या कहती है कि हुकूमत ऐसी जो चीजें जो जिन्हें हुकूमत चाहती है कि वो रिमूव हो सोसाइटी से, कम हो, खत्म हो या डिस्करेज हो, तो हुकूमत उन पे एक एडिशनल चार्ज इम्पोज करती है। उन चार्ज को कहते हैं एक्साइज चार्ज या एक्साइज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। ये अच्छा, एक्साइज जैसे हमने पीछे डिक्शनरी मीनिंग में भी देखा कि एक्साइज वर्ड का मतलब है टू रिमूव समथिंग, मतलब टू रिमूव समथिंग, खत्म करना। और एक्साइज टैक्स का क्या मतलब है? एक्साइज का दूसरा मीनिंग टैक्सेशन में ये है कि वो चीज जो पूरी सोसाइटी के लिए, मतलब इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, उस नुकसानदेह उस चीज को खत्म करने के लिए, उसे कम करने के लिए जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा, उस टैक्स को हम कहेंगे एक्साइज टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक सिगरेट की डब्बी सेल होती है। अब हमने जैसे पीछे पढ़ा कि सेल के ऊपर टैक्स है, मतलब हर जो सेल होगी उस सेल के ऊपर टैक्स होगा। तो सेल के ऊपर तो हुकूमत ने टैक्स ले लिया। अब मोबाइल जो है वो सेल होगा, तो मोबाइल पे हुकूमत ने टैक्स ले लिया। उसके अलावा कोई और, जैसे हमने बात की, एक लैपटॉप है, लैपटॉप सेल होगा, उसकी सेल के ऊपर टैक्स हुकूमत ने चार्ज कर लिया। लेकिन जब सिगरेट सेल होगी तो सिगरेट पे भी हुकूमत सेल टैक्स चार्ज कर लेगी। लेकिन दूसरे अगर सेंस में देखा जाए, एज ए सोसाइटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो सिगरेट जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, गलत है, सही नहीं है। तो हुकूमत कहती है कि इससे ये नुकसानदेह है सोसाइटी के लिए, तो इस पे सेल टैक्स तो लगेगा लगेगा, क्योंकि सेल हो रही है। तो गिफ्ट में थोड़ी ना दे रहा कोई किसी को सिगरेट, तो वो हुकूमत कहती है कि इस पे अलोंग विद सेल टैक्स एक एडिशनल टैक्स लगा दिया जाए। इस हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया जाए, उस टैक्स को कहेंगे एक्साइज टैक्स। उस टैक्स के नाम से ही, मीनिंग से ही मतलब जाहिर है, एक्साइज एक्साइज वर्ड का यही मतलब है कि टू रिमूव समथिंग, मतलब अ, मतलब कि इस चीज को डिस्करेज करना, कम करना, रिड्यूस करना। तो हुकूमत कहती है इस नुकसान, ये चीज नुकसानदेह है, ये एक्साइजेबल गुड गुड है। मतलब ये कि ये चीज जो है सोसाइटी के लिए कलेक्टिवली नुकसानदेह है, सही नहीं है, इसकी ग्रोथ जो है। तो लिहाजा हम इस पे उर्दू में हम इसे कह सकते हैं कि एक नुकसानदेह टैक्स हम लगा रहे हैं एडिशनली, जो एक हैवी टैक्स है। तो उस टैक्स को हम नाम देंगे एक्साइज टैक्स का या एक्साइज ड्यूटी का। तो ये बात होगी कि जो भी सेल होगी, सेल पे तो टैक्स होगा। अगर सेल नुकसानदेह है, इन सिंपल, अगर सेल नुकसानदेह है तो उस पे जो है वो एक अलहदा से टैक्स भी लगेगा, जो एक्साइज टैक्स कहलाएगा। इस तरह बहुत सारी और चीजें नुकसानदेह हैं, जैसे कि ड्रग्स हैं, दूसरी चीजें हैं, तो उन पे हुकूमत अलहदा से एक्साइज टैक्स भी लगाएगी, क्योंकि ये नुकसानदेह है। और जो भी हुकूमत हर साल एक लिस्ट बनाएगी, हुकूमत जो समझती है कि ये चीजें नुकसानदेह हैं, तो हुकूमत कहेगी जी इन पे ये वाला एक्साइज टैक्स लगाएं, ताकि, और जितना ज्यादा एक्साइज टैक्स हम लगाएंगे, इसकी जो ग्रोथ है वो कम होगी, ये चीजें डिस्करेज होगी मार्केट में और सोसाइटी में, इनकी सेल भी डिस्करेज होगी। आई होप सो आपको एक्साइज टैक्स जो है वो समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसे और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि हुकूमत चाहती है कि मतलब सादगी, जैसे हम सब चाहते हैं कि हमारा वजीर आजम, हमारे मुशीर वजीर, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो, जैसे कायदे आज़म अल्लामा इकबाल थे, वो सिंपल तरीके से जो है वो गुड गवर्नेंस परफॉर्म करें, मतलब अच्छी हुकूमत चलाएं, ना कि वो प्रोटोकॉल में गुम है। हर इंसान यहाँ पे एसी बनना चाहता है, हर बंदा वजीर बनना चाहता है, क्यों? क्या वो खिदमत के लिए बनना चाहता है? नहीं, वो इसलिए बनना चाहता है उसे प्रोटोकॉल मिले, 12-12 गाड़ियां आगे पीछे हो, गार्ड्स हो, सब चीजें हो।
तो मतलब इस तरह और माशरे में अगर देखें आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है, हर इंसान टिकटॉक बना रहा है, फेसबुक पे जाली स्टेटस और हर चीजें फेक स्टैंडर्ड और फेक स्टेटस के ऊपर पूरी सोसाइटी हमारी मूव कर रही है। तो हुकूमत या कानून साज असेंबली हमारी ये समझती है कि सोसाइटी में जो प्रीमियम चीजें हैं, जो लग्जरी चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा लग्जरी चीजें हैं, जैसे कि BMW गाड़ी है, अब बहुत ज्यादा लग्जरी चीजें हैं, तो हुकूमत कहती है कि जब एक गाड़ी आएगी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में 20 गाड़ियां फिरेंगी, तो बाकी